तो दोस्तों एक ऐसी खबर मिली है जिसे सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही वो कहती है कि सरकार ने कथित तौर पर 20 लाख नई लाठियों का ऑर्डर दिया है। जी हाँ दोस्तों, 20 लाख लाठियाँ, ध्यान से सुनिएगा, पूरी की पूरी 20 लाख लाठियाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी लाठियों का करेंगे क्या? क्या कोई युद्ध होने वाला है? क्या किसी दुश्मन देश पर हमला होने वाला है? क्या पाकिस्तान बॉर्डर पर कुछ बड़ा हो रहा है? नहीं दोस्तों, ये लाठियाँ देश के बाहर के दुश्मन के लिए नहीं हैं। ये लाठियाँ देश के अंदर के अपने ही बच्चों के लिए हैं। ये लाठियाँ उन छात्रों के लिए हैं जो नीट पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ये लाठियाँ उन नौजवानों के लिए हैं जो अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं। ये लाठियाँ उन जेनजी के बच्चों के लिए है जो 5 सितंबर को एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर उतरने वाले हैं। और ये पूरा संग्राम अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से पीछे हटने का रास्ता किसी के पास नहीं बचा है। न सरकार पीछे हटेगी, न छात्र पीछे हटेंगे। एक तरफ मोदी शाह की जोड़ी है जिसने अपना पूरा तंत्र लगा दिया है, दूसरी तरफ अभिजीत दीपके और उनकी कॉकरोच जनता पार्टी जिसके पीछे लाखों करोड़ों नौजवानों की ताकत है, तीसरी तरफ राहुल गांधी का पूरा युवा ब्रिगेड है जो अब सीजेपी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है, और चौथी तरफ दिल्ली पुलिस बेचारी है जो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कबूल चुकी है कि उसने सादे कपड़ों में बच्चों पर लाठियां चलाई थी। तो अब क्या होगा 5 सितंबर को? ये देश की राजनीति की दिशा तय करने वाली तारीख बन चुकी है। तो पूरी कहानी सुनाता हूं आपको, बड़ी तसल्ली से, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बिना कुछ छिपाए हुए आपको सुनाऊंगा। तो शुरू से समझते हैं दोस्तों बात क्या है। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना जंतर मंतर वाला 1 महीने से भी लंबा आंदोलन इस भरोसे पर ख़त्म किया था कि सरकार अपने वादे पूरे करेगी। कौन से वादे? पहला, जितने भी छात्र पर एफआईआर दर्ज हुई वो सब वापस ली जाए। दूसरा, नीट पेपर लीक की वजह से जिन बच्चों ने आत्महत्या की थी उनके परिवारों को मुआवजा मिले। तीसरा, आगे कभी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सरकार ने वादा किया, हाथ जोड़ के वादा किया, लिखित में वादा किया, आश्वासन दिया, और ये लोग नेक नियति से आंदोलन खत्म करके अपने अपने घरों में लौट गए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि सरकार की आदत है वादा करना और वादे से मुकर जाना, वही यहाँ भी हुआ है। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीतने वाले हैं, ना कोई एफआईआर वापस हुई, ना कोई मुआवजा मिला, ना कोई जांच बैठी। बल्कि उल्टा ये हो रहा है कि जो लोग अभी भी सवाल पूछ रहे हैं उन पर नई नई कार्रवाई हो रही है, नए नए मुकदमे हो रहे हैं। और सबसे शर्मनाक बात, 15 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद पहल की और 3 बार केंद्र सरकार से एफआईआर की एक कंसोलिडेट सूची मांगी तो सरकार ने सूची देने से भी इनकार कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी ठेंगा दिखा दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को असाधारण शक्ति देता है। इसका इस्तेमाल करके कोर्ट एक झटके में सारे मुकदमे रद्द कर सकती है, लेकिन सरकार ने हाथ नहीं बढ़ाया। ये सिर्फ सीजेपी के साथ धोखा नहीं है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के साथ भी धोखा है, ये पूरे देश के साथ धोखा है। दोस्तों, अब अभिजीत दीपके और उनकी टीम ने इसी वजह से 24 अगस्त को अपनी नेशनल वर्किंग कमेटी की इमरजेंसी वर्चुअल मीटिंग बुलाई। पूरे देश से बड़े पदाधिकारी जुड़े, राज्य स्तर के नेता जुड़े और एक साफ फैसला हुआ है। ऐलान कर दिया गया है कि 5 सितंबर को दिल्ली में एक बार फिर से बड़ा मार्च होगा। इस बार का मार्च और भी ज़्यादा भव्य होगा और भी ज़्यादा बड़ा होगा। इंडिया गेट से शुरू होकर के ये मार्च नई दिल्ली स्थित पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। और सबसे भावुक कर देने वाली बात यह है कि इस मार्च में उन बच्चों के परिजन भी शामिल होंगे जिन्होंने नीट पेपर लीक के बाद अपनी जान दे दी थी। सोचिए दोस्तों, वो माँ बाप जो अपने बेटे बेटी को खो चुके हैं, वो लोग अपनी तस्वीरें साथ लेकर के दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। ये जंतर मंतर क्या होगा? ये मंजर क्या होगा? कल्पना कीजिए। कौन से पत्थर दिल वाले मंत्री होंगे जो इन तस्वीरों को देखकर पिघल नहीं जाएंगे? कौन सी वो सरकार होगी जो इस दृश्य को देख करके शर्म से पानी पानी नहीं हो जाएगी? लेकिन यहाँ तो साहब पत्थर से भी ज़्यादा कठोर हो चुके हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही तो असली त्रासदी है इस देश की। दूसरी तरफ राहुल गांधी की भूमिका देखिए दोस्तों, ये वो राहुल गांधी नहीं है जो 5 साल पहले हुआ करते थे। ये अब पूरी तरह से बदल चुके हैं राहुल गांधी। जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से इनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही धार आ चुकी है। इन्होंने कांग्रेस शासित तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अल्टीमेटम दे दिया है। कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से कहा है कि 3 दिनों के अंदर अपने अपने राज्यों की शिक्षा व्यवस्था की पूरी रिपोर्ट तैयार करके कांग्रेस अध्यक्ष के पास सौंपिए। यानी अपने घर से शुरुआत, पहले खुद के दरवाजे साफ करो, फिर
दूसरों पर उंगली उठाओ। ये बहुत बड़ा राजनीतिक कदम है दोस्तों। ये वो बात है जिसे कहते हैं मॉरल हाई ग्राउंड लेना। जब आप अपने ही दरवाजे पर कूड़ा नहीं फेंकते, तभी आप दूसरों को कह सकते हो कि आप दरवाज़ा साफ रखो। इसी बीच अभिजीत दीपके ने भी एक कमाल का काम किया। उन्होंने देश के सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को एक चिट्ठी लिख डाली है। इस चिट्ठी में साफ पूछा गया कि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी तत्काल शेयर कीजिए। मतलब अब हर राज्य के शिक्षा मंत्रियों को जवाब देना होगा, क्योंकि अगर जवाब नहीं देंगे तो सीजेपी उस राज्य में जाकर के आंदोलन करेगी, स्कूलों की पोल खोलेगी, हकीकत दिखाएगी। ये बहुत ही होशियार रणनीति है दोस्तों। सीजेपी ने पूरे देश के शिक्षा मंत्री को अपने रडार पर ले लिया है और यही वजह है कि सरकार बौखलाई हुई है। जब एक तरफ राहुल गांधी सीएम से रिपोर्ट मांग रहे हैं और दूसरी तरफ अभिजीत दीप के शिक्षा मंत्रियों से जवाब मांग रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर के पूरे सिस्टम पर एक ऐसा दबाव बना रहे हैं जिससे बचना नामुमकिन है। ये वो कोलैबोरेशन है जिसका डर बीजेपी को सबसे ज़्यादा है। अब इसी बीच बीजेपी के नेताओं की जुबान से जो जहर निकल रहा है वो सुनकर के आपको बहुत हैरानी होगी दोस्तों। इन्हें छात्रों को छात्र कहने में शर्म आती है। कोई इन्हें कुत्ता बता रहा है, कोई गटर जनरेशन बता रहा है, कोई आतंकवादी बता रहा है, कोई भौंकने वाला कहता है, कोई छात्रों को सेक्स का भूखा बता रहा है। भाई ये क्या भाषा है? ये देश के भविष्य के बारे में ये शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके हाथों में इस देश की कमान है। ये वो बच्चे हैं जो कल के डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अफसर, नेता बनेंगे। और आज इनकी सरकार, जिसे टैक्स देकर के आम आदमी चलाता है, वो सरकार इन्हीं बच्चों को गालियां दे रही है। ये कितनी शर्मनाक बात है। और तो और कंगना रनौत जैसी सांसद जिन्हें ठीक से बोलने की तमीज ही नहीं है, वो भी छात्रों पर टिप्पणी करती हैं। बिहार में तो वीपीएससी का एक अफसर हद ही पार कर गया। मंच पर खड़े होकर के छात्रों को कुत्ते और बिल्ली की उपमा देते हुए बोल दिया कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। आयोग का ही काम नहीं है। पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है। अगर कहीं गड़बड़ी है तो सर फोरम खुला हुआ है। हाँ, इसका आंसर यहाँ खत्म हो गया। इसका आंसर यहाँ खत्म। अब सोचिए दोस्तों, एक सरकारी अफसर जिसकी तनख्वाह देश के छात्रों के माँ बाप के दिए टैक्स से आती है, वो अफसर उन्हीं छात्रों को कुत्ता कह रहा है और खुद को हाथी। भाई तुम हाथी नहीं हो, तुम तो एक कुर्सी पर बैठा हुआ एक कर्मचारी हो। कुर्सी छोड़ते ही तुम्हारी असली औकात दिखेगी। ये अहंकार बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये अफसर अपनी मर्जी से बोल रहा है या फिर ऊपर से कोई इशारा है? क्योंकि जब पूरा तंत्र एक ही सुर में बोल रहा है तो साफ है कि ये किसी संगठित रणनीति का हिस्सा है। छात्रों की छवि खराब करो, उन्हें अराजक बताओ, उन्हें बदमाश बताओ, उन्हें राष्ट्र विरोधी बताओ, ताकि जब पुलिस उन पर लाठियां भाजे तो जनता में सहानुभूति ना बने। लेकिन इस सरकार को यह भी नहीं पता है कि आज का ज़माना पहले जैसा नहीं है। आज हर बात मोबाइल पर रिकॉर्ड हो जाती है, हर वीडियो वायरल हो जाता है, हर सच सामने आ जाता है। इसीलिए तो पूरा देश देख रहा है कि 20 जुलाई को असल में क्या हुआ था। बोला गया तो प्रधान जी चले गए। ऐसा नहीं हो कि सचिव जी को भी जाना पड़े। बीपीएससी के चेयरमैन बिहार के बच्चों को कुत्ता बिल्ली कहते हैं। हमारी गलती है कि बिहार में रहकर बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना कुत्ता बिल्ली कहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी का भी जांच होना चाहिए सबसे पहले। और बीपीएससी के अंदर बैठे हुए कुछ अधिकारियों का कहना चाहेंगे, अपनी फर्जीवाड़ा का रास्ता खोलने के लिए 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों पर पीटी में मत होती। और कुत्ता बिल्ली कहने का परिणाम अब ये होगा जब अगला आंदोलन बीपीएससी के गेट में होने जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हम चाहते हैं कि इस बार ऐसा लगता है कि देश में चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, हमारे देश के छात्रों और युवाओं को आपने ठान लिया है कि आप इनके आक्रोश को कभी कम नहीं होने देंगे। किस प्रकार से महीनों तक धर्मेंद्र प्रधान जी को आपने बिठाए रखा और अंततः उनका इस्तीफा हुआ। यही सरकार है जो कहती थी कि यहाँ मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते थे। किस प्रकार के देश के मुख्य न्यायाधीश ने एक शब्द का
प्रयोग किया और उसका असर क्या हुआ और पूरे देश में जंतर मंतर से लेकर बाकी जगह पर उसका क्या असर है, वो हम सब रोज देख रहे हैं। और अब बिहार में जिस प्रकार की उदंडता आज की गई है, पहले तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री शायद इतने कंफ्यूज हैं कि उनका शिक्षा को लेकर कोई व्यू और विजन नहीं है, कोई लाइन नहीं है। TRE 4 हो, BSSC हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, रिसर्च स्कॉलर हो, सारे अभ्यर्थी जो है भूखे प्यासे पड़े हैं पटना में, कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। और आज मैं देख रहा था कि BPSC का एक उदंड अधिकारी, BPSC का परीक्षा नियंत्रक किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहा है। यानी छात्रों और युवाओं के पक्ष में बोलने वाले, चाहे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो, मीडिया हो या आम लोग हों, उनके लिए वो कुत्ता हैं और ये स्वयं हाथी हैं। ये शब्द यूज कर रहे हैं कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से ही आग्रह है कि इस प्रकार के लोगों को आप क्यों रखे हैं मुझे नहीं पता, बट इसका आक्रोश आपको देखना पड़ेगा। शायद बांकीपुर में कुत्ता बिल्ली और बाकी के शब्दावली से आप लोग अभी चेते नहीं हैं, तो अब ये हाथी और कुत्ता देखिए कितना दूर तक जाता है, लेकिन इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये जो भी हैं, ये अपने आप को जो समझ रहे हैं फैंटम, हाँ, हाथी और कुत्ता, ये किसको कुत्ता बता रहे हैं। और तत्काल माफी मांगे शिक्षा मंत्री सामने आकर, और इस उदंड जो है BPSC का ये जो अधिकारी है, इसको ठीक करें। मेरा यही निवेदन होगा। बाकी तो आप लोग किसी की कहाँ सुनते हैं, लेकिन चलिए देखते हैं आगे। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां बीजेपी की ही सरकार है और वहां भी CJP वालों पर हमले हो रहे हैं। जोधपुर में हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने CJP की कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मार दिया, धक्का मुक्की कर दी, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। बाद में ABVP वाले भी कूद पड़े और झड़प इतनी बढ़ी कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। बाकायदा ABVP और भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2 पदाधिकारियों समेत 11 लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर उनका किया गया गुनाह हल्का होता तो पुलिस उन्हें छोड़ देती, लेकिन जब खुद BJP की सरकार के अधीन काम करने वाली पुलिस को अपने ही पार्टी के लोगों को हिरासत में लेना पड़े, तो समझ लीजिए कि गुनाह की गंभीरता क्या होगी। और ये पहला वाकया नहीं है। इससे कुछ दिन पहले 21 अगस्त को जयपुर के पास रामपुर कंवरपुरा गांव में जब CJP की टीम एक सरकारी स्कूल की हालत देखने पहुंची, जहां बच्चे 2.5 साल से एक तबेले में पढ़ाई कर रहे थे, वहां भी CJP के लोगों पर हमला हुआ। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका को धक्का मारा गया, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, एक वॉलंटियर का हाथ तक टूट गया है। यह पैटर्न देखा जा रहा है दोस्तों। जहां जहां CJP सच दिखाने जाती है, वहां वहां BJP के गुंडे भेज दिए जाते हैं। सच पर पर्दा डालने की, सच को दबाने की, सच बोलने वालों को चुप कराने की, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेटजी है। लेकिन जितना दबाया जा रहा है उतना ही सच फूट करके बाहर आ रहा है। ये पानी वाला सिद्धांत है, जितना दबाव उतना ऊपर आएगा। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस की। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने खुद सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार कर लिया है कि 20 जुलाई को कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में भीड़ में तैनात थे और उनके पास लाठियां थी। ये कबूलनामा बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि पुलिस ने खुद अपनी वर्दी उतारकर, अपनी पहचान छिपाकर बच्चों पर लाठियां भांजी थी। ये DK बासु और सोमनाथ जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सीधा उल्लंघन है, जो कहते हैं कि पुलिस वाला हमेशा अपनी पहचान के साथ ड्यूटी पर हो। और तो और राहुल गांधी के सामने खुद एक पुलिस अधिकारी ने कबूला था कि साहब हम तो ऊपर से आदेश मिलने पर ही काम करते हैं। यानी अगर एक साधारण FIR के लिए ऊपर से आदेश चाहिए, तो पैलेट गन चलाने के लिए, किलो वाली लाठियां भांजने के लिए, आंसू गैस के गोले फेंकने के लिए भी ऊपर से आदेश आया होगा। ये गणित बच्चों को समझ आ गया है। अब ऊपर से आदेश यानी कि गृह मंत्रालय से आदेश, गृह मंत्रालय की कमान अमित शाह के हाथ में है, तो उंगली सीधे सीधे अमित शाह की तरफ उठ रही है। और यही वजह है कि अमित शाह पिछले महीने से एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, संसद से गायब हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब है, टीवी इंटरव्यू से गायब हैं। जो चाणक्य कहलाते थे, जो हर मुद्दे पर आगे बढ़कर के बोलते थे, वो इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप हैं। और जब बोलने की जरूरत पड़ी तो बेचारे JP नड्डा को आगे कर दिया। अभिजीत दीपके ने बहुत सटीक बात कही है कि अगर अमित शाह ने पैलेट गन का आदेश दिया तो उन्हें इस्तीफा दे देना होगा, और अगर आदेश नहीं दिया है तो भी इस्तीफा देना होगा, क्योंकि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हीं की है। दिल्ली पुलिस उन्हीं के अधीन आती है। ये वो कैंची है जिसमें अमित शाह बुरी तरह फंस चुके हैं, ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। और ये जो 20 लाख नई लाठियों का ऑर्डर होने की बात सूत्रों के हवाले से आ रही है, वो इसी बौखलाहट का नतीजा है दोस्तों। जब तर्क नहीं होते, जब जवाब नहीं होते, जब सच का सामना नहीं कर सकते,
तब बल का प्रयोग किया जाता है। यही तो हो रहा है। और तो और दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। गृह मंत्रालय सतर्क है, दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैयार रखा जा रहा है, बॉर्डर पर तैनात रहने वाले जवानों को दिल्ली बुलाया जा रहा है। ये वैसा ही है दोस्तों जैसे किसी शादी में सारे रिश्तेदार बुलाए जा रहे हों, लेकिन ये शादी नहीं है, ये जंग है। और जंग भी किसके साथ? अपने ही देश के बच्चों के साथ। क्या ये शर्म की बात नहीं है? क्या दुनिया के किसी और लोकतंत्र में ऐसा होता है कि सरकार अपने ही बच्चों के खिलाफ सेना उतार दे? कभी नहीं होता। लेकिन यहाँ हो रहा है क्योंकि ये सरकार सत्ता को अपनी जागीर समझती है और जनता को अपना गुलाम। एक बात याद रखिए दोस्तों, 20 जुलाई को भी यही दिल्ली पुलिस थी, यही गृह मंत्रालय था, यही मोदी शाह की जोड़ी थी, यही पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, सारी तैयारी थी, सारा तंत्र था, सारी ताकत थी। लेकिन क्या हुआ नतीजा? धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा। ये सरकार जो कहती है कि हमारे यहाँ तो कोई मंत्री कभी इस्तीफा देता ही नहीं है, उसी सरकार का एक कैबिनेट मंत्री एक जन आंदोलन के दबाव में इस्तीफा देने पर मजबूर हुआ। तो कल्पना कीजिए अगर 5 सितंबर को और भी बड़ा आंदोलन होगा तो क्या नतीजा निकलेगा? इस बार धर्मेंद्र प्रधान नहीं, इस बार सीधे अमित शाह की कुर्सी दांव पर है। और अगर अमित शाह गिरते हैं तो पूरी की पूरी सरकार लड़खड़ा जाएगी, क्योंकि अमित शाह ही असली सिस्टम है इस सरकार के। इसीलिए सरकार अंदर से इतनी घबराई हुई है। 20 लाख लाठियों का ऑर्डर करना, हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती, इंटेलिजेंस एजेंसियों को अलर्ट पर रखना, ये सब उसी घबराहट की निशानी है। जो सरकार ताकतवर होती है वो शांति से जवाब देती है, जो सरकार कमज़ोर होती है वो लाठियों से जवाब देती है। और आज ये सरकार सिर्फ लाठियों की भाषा जानती है, यही सबसे बड़ी त्रासदी है। अब देखिए दोस्तों, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार की भी शामत आने वाली है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा जन आंदोलन होता है तो उसमें सरकार की छवि खराब होती है, तो नीचे के अफसरों की भी बलि चढ़ती है। पहले दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी बलि चढ़ेंगे, फिर गृह मंत्रालय के कुछ सचिव, फिर मंत्री। ये क्रम है दोस्तों, इसी क्रम में सब कुछ चलता है। और इसीलिए हर अफसर अभी अपनी कुर्सी बचाने की जुगात में लगा हुआ है। कोई फ़ोन उठा नहीं रहा है, कोई ऑर्डर नहीं लिख रहा है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सब चाहते हैं कि आग किसी और के दामन तक पहुंचे, मेरे दामन तक ना आए। कुल मिलाकर के तस्वीर यह है दोस्तों कि 5 सितंबर एक ऐसी तारीख होने वाली है जो देश की राजनीति के इतिहास में दर्ज हो जाएगी। इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक जो मार्च निकलेगा उसमें उन बच्चों के परिजन होंगे जिनकी आंखों में आज भी आंसू हैं, जिनके दिलों में आज भी दर्द है। हजारों लाखों की तादाद में नौजवान होंगे जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार ने पहले ही उनका सब कुछ छीन लिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, एनएसयूआई के लोग होंगे, सीजेपी के कॉकरोचेज होंगे और आम जनता भी होगी। ये एक ऐसी लहर होगी जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। सरकार 2 में से एक रास्ता चुन सकती है। पहला रास्ता ये कि 5 सितंबर से पहले सारी शर्तें मान ले, एफआईआर वापस ले ले, मुआवजा दे और इस पूरे मामले पर सार्वजनिक माफ़ी मांगे। और दूसरा रास्ता ये है कि वो अपनी 20 लाख लाठियों के साथ 5 सितंबर को मैदान में उतरे और एक और खूनी दिन देश को दिखाए। पहला रास्ता चुनने का साहस अगर सरकार में है तो अच्छी बात है, देश के लिए भी अच्छी बात है और सरकार के लिए भी अच्छी बात है। लेकिन अगर दूसरा रास्ता चुना गया तो ये सरकार अपनी ही कब्र खोद रही होगी, क्योंकि जब बच्चों पर लाठियां भांजी जाती है, जब माँ बाप की तस्वीरें रौंदी जाती है, जब सुरक्षा बल अपने ही देश के भविष्य पर टूट पड़ते हैं, तब जब जनता का धैर्य टूटता है तो कोई सरकार टिक नहीं पाती, चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो। इंदिरा गांधी नहीं टिकी, बीपी नरसिम्हा राव नहीं टिके, कांग्रेस 2014 में नहीं टिकी, मोदी सरकार भी नहीं टिकेगी अगर उसने ये गलती की। तो दोस्तों, अब सारी नज़रें 5 सितंबर पर टिकी है। ये वो दिन होगा जब देश की राजनीति एक नया मोड़ लेगी, और सबसे बड़ी बात ये वो दिन होगा जब देश के नौजवान ये साबित करेंगे कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता के पास होती है, ना कि सत्ता में बैठे किसी 2-4 लोगों के पास। सरकार चाहे 20 लाख लाठियां मंगवा ले, चाहे 20 करोड़ लाठियां मंगवा ले, अंत में जीत उसी की होती है जिसके पीछे सच होता है। और यहाँ सच नौजवानों के साथ है, माता पिता के साथ है, कांग्रेस जनता पार्टी के साथ है, राहुल गांधी के साथ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है। तो दोस्तों बताइए आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? क्या आपको लगता है कि
कि सरकार को 5 सितंबर से पहले अपनी शर्तें मान लेनी चाहिए? क्या अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए? क्या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या 5 सितंबर का मार्च मोदी सरकार के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होगा? क्या राहुल गांधी और अभिजीत दीपके का ये कोलैबोरेशन आगे चल करके 2027 और 29 के चुनाव में बड़ा असर डालेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं एक और अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।